नमस्कार दोस्तों। आखिरी भाग में हमने पढ़ा था हल्दी घाटी के युद्ध और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सभी पक्ष हमने देखे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जो घटनाक्रम घटे उनके बारे में समझ रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अकबर की। इस युद्ध के बाद अकबर असंतुष्ट हुआ। तो रिजल्ट से अकबर असंतुष्ट इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी तरह से अकबर के सेनापति महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे थे, जो कि उनका एक उद्देश्य था इस युद्ध का। तो परिणामों को लेकर इतिहासकारों में आज तक मतभेद है। हम उस बात की चर्चा कर चुके हैं, पिछला वाला भाग आप देख सकते हैं। तो अक्टूबर 1576 में अकबर खुद गोगुंदा आता है और महाराणा प्रताप को पकड़ने के अनेक प्रयास करता है, लेकिन उसे असफलता हाथ लगती है। इधर प्रताप क्या करते हैं? प्रताप अपना ठिकाना चेंज करते हैं और चावंड, जो उदयपुर के पहाड़ी अंचलों में स्थित है, तो चावंड को न्यू कैपिटल बनाते हैं अपनी और यहीं से शासन संचालन करते हैं। अब कुंभलगढ़ का स्थान किसने ले लिया है? चावंड ने ले लिया है। ये हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात के घटनाक्रम हम समझ रहे हैं। बात करते हैं अकबर स्वयं असफल रहने के पश्चात, जैसे कि वो संपूर्ण भारत का सुल्तान था तो अनेक अन्य कार्यों में बिजी था। तो इस वजह से उसने अपने प्रमुख सेना नायक शाहबाज खां को एक सेना देकर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा और शाहबाज खां अक्टूबर 1577 में मेवाड़ी अंचल में प्रवेश करता है और महाराणा प्रताप को पकड़ने के कई प्रयास करता है। इस संदर्भ में वह अप्रैल 1578 में क्या करता है कि कुंभलगढ़ जो स्थान है राजसमंद में, तो कुंभलगढ़ जो उस समय प्रताप का एक ठिकाना था, प्रमुख ठिकाना, तो उसका घेरा डालता है और कुंभलगढ़ की जीत उसको हाथ लगती है। अब देखिए 1577 से अप्रैल 1578 यानी इतने महीने तो उसे कुंभलगढ़ जीतने में लग जाते हैं। प्रताप यहाँ से सकुशल निकल जाते हैं। शहबाज खां इसके बाद में दिसंबर 1578 में दोबारा आता है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, तब भी वह असफल रहता है और थर्ड टाइम में वो नवंबर 1579 में प्रवेश करता है और 79 में भी वो असफल रहता है। अब देखो क्या होता है कि बार बार शाहबाज खां फेल होता है। 3 बार उसने आक्रमण किए और तीनों बार वो असफल रहा प्रताप को पकड़ने में और बैक टू होम, वापस घर को लौट जाता है। तब क्या होता है, प्रताप धीरे धीरे शाहबाज खां जैसे ही लौटता है उसकी सूचना मिलती है और प्रताप अपना पुनः प्रभाव उस क्षेत्र पर जमा लेते हैं। इसके बाद में भी अकबर हार नहीं मानता है, हिम्मत नहीं हारता है और अकबर क्या करते हैं कि शाहबाज खां के बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना को इस विजय के लिए भेजते हैं और वो 1580 में मेवाड़ी अंचल में आता है और शेरपुर एक जगह है राजसमंद के आसपास और यहाँ अपना ठिकाना बनाता है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को वहां रखता है। तो एक दिन क्या होता है कि शेरपुर में अब्दुल रहीम खान खाना बाहर सेना लेकर प्रताप को ढूंढने निकले हुए थे जंगलों में और पीछे से महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह वहां पर हमला करते हैं और उसके हरम की महिलाओं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। तो जैसे ही ये खबर महाराणा प्रताप को लगती है तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध बुझा बल के दम पर ही लड़ते आए हैं, हम राजपूत हैं, इस प्रकार की घटनाएं हमारे यहाँ के लोगों को शोभा नहीं देती है, यह हमें कलंक मानी जाएगी। तो आप ससम्मान खान खाना के परिवार को वापस शेरपुर छोड़ के आइए। और अमर सिंह ऐसा ही करते हैं। तो ये शेरपुर घटना घटित होती है। उसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना की तो लगभग हिम्मत टूट जाती है, उनको भी वापस बुला लिया जाता है। इसी समय देखो 1-2 वर्ष आगे आने वाले घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध। ये दिवेर एक चौकी थी और ये राजसमंद में पड़ती है। आज राजसमंद जिला है तो राजसमंद के जिले के भीतर है दिवेर। दिवेर एक थाना भी है, अभी वर्तमान में भी आप देख लेना, हाईवे पे पड़ता है। यहाँ जुलाई 1582 में एक युद्ध लड़ा जाता है। दरअसल क्या है, दिवेर में मुगल थाने का प्रभारी था, मुगल जो चौकी थी उसका प्रभारी था सुल्तान खां और ये सुल्तान खां अकबर का चाचा था और अकबर का ससुर भी था। तो सुल्तान खां के ऊपर अमर सिंह हमला करते हैं सेना के साथ, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह हमला करते हैं और इस युद्ध में एक ही वार से, एक ही हमले से जो भाला है
वो अमर सिंह ने जो भाला चलाया तो वो सुल्तान खां की गर्दन से होता हुआ घोड़े को पार करते हुए सीधे जमीन में जा धंसा और सुल्तान खां वहीं ढेर हो गया। इस युद्ध को कर्नल टोड मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। ये वही लियोनिडास वाली कहानी है, जो लियोनिडास यूनान का एथेंस का जो विजेता था 480 और 490 एडी में, उसने 2 युद्ध लड़े थे, है ना, और वो पारस के विरुद्ध। 480 वाले को थर्मोपल्ली और 490 वाले को मैराथन कहते हैं। तो लियोनिडास से तुलना की है कर्नल टोड ने महाराणा प्रताप की। आगे बढ़ते हैं। 1585 के बाद यानी 1585 के बाद में अकबर महाराणा प्रताप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं करते हैं। और इस समय के दौरान ये शांति का पीरियड था महाराणा प्रताप के लिए तो एक तरीके से। तो इस दौरान चित्तौड़ और मांडलगढ़ इन 2 कस्बों के अलावा प्रताप ने अपने सभी खोए हुए भाग मुगलों से वापस प्राप्त कर लिए। और 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और उनको बांडोली नामक शमशान घाट में यानी बांडोली गांव के शमशान में उनको दफनाया जाता है, जलाया जाता है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान का ये अमर शहीद, ये अमरवीर जिससे आज भी हम सब प्रेरणा पाते हैं, इनका जीवन काल खत्म होता है। कर्नल टोड जो राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, तो उन्होंने महाराणा प्रताप का मूल्यांकन करते हुए कहा है, लिखा है अपनी लेखनी से, आलपश पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं थी जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। तो ये कर्नल टोड का मूल्यांकन है इस अमर शहीद के प्रति। हमें भी ये बात स्मृत रखनी चाहिए, स्मरण में रखनी चाहिए कि आलपस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं थी जो प्रताप के वीर कार्यों से किसी भी वीर कार्यों से प्रेरित ना हुई हो और वीर कार्यों से मतलब भरी हुई ना हो। प्रताप के मृत्यु के बाद में मेवाड़ पर जिन शासकों ने शासन किया उनका एक घटनाक्रम हम देख लेते हैं और एक एक करके आगे वाले पन्नों में हम पढ़ेंगे एक एक करके प्रत्येक शासक को। सबसे पहले महाराणा अमर सिंह, जो अभी दिवेर के युद्ध में जिनकी कीर्ति हमने पढ़ी है, 1597 से 1620 ईस्वी तक का इनका शासनकाल था। फिर महाराणा कर्ण सिंह आएंगे, उनका 1620 से 1628। फिर जगत सिंह आएंगे 1628 से 1652। उसके बाद में आएंगे राज सिंह का 1652 से 1680। राज सिंह के बाद में आएंगे महाराणा जय सिंह 1680 से 1698। जय सिंह के बाद में आएंगे अमर सिंह का 1698 से 1710। ये अमर सिंह सेकंड है क्योंकि अमर सिंह फर्स्ट का 1597 में 1620 आ गया है। इसके बाद में आएंगे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड यानी सांगादित्य कह सकते हैं आप इनको, 1710 से 1734 इनका शासनकाल है। फिर जगत सिंह सेकंड आएंगे 1734 से 1751। जगत सिंह के बाद में प्रताप सिंह सेकंड आएंगे 1751 से 54 ईस्वी। और फिर प्रताप सिंह सेकंड के बाद में आएंगे राज सिंह सेकंड, इनका शासनकाल है 1754 से 1761 ईस्वी। इसके बाद में आएंगे महाराणा अरी सिंह सेकंड का 1761 से 1773 ईस्वी। अरी सिंह के बाद में आते हैं हमीर दित्ते और हमीर दित्ते का 1773 से 1778 ईस्वी। महाराणा भीम सिंह का शासनकाल 78 से 1828। इसके बाद में जवान सिंह, इनका 1828 टू 1838 एडी है। फिर है स्वरूप सिंह, इनका 42 से 61। और इसके बाद में आते हैं सरदार सिंह, इनका 1838 से 1842 ईस्वी। सरदार सिंह के बाद में शंभू सिंह 1861 से 1874। शंभू सिंह के बाद में सज्जन सिंह 1874 से 1884 ईस्वी। फिर आते हैं महाराणा फतेह सिंह 84 से 1921 ईस्वी। और उसके बाद में मेवाड़ के अंतिम शासक का नाम है महाराणा भूपाल सिंह और वो 1921 से 1948 और यानी राजस्थान के बनने तक यही अंतिम शासक थे। तो ये शासकों का एक क्रम है जो मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक हैं, उदयपुर से जिन्होंने शासन चलाया है। ये महाराणा प्रताप के बाद के शासक हैं सभी, ध्यान से देख लीजिए आप इनका एक क्रम, एक बार आपको स्मृति में हो जाएगा। एक बार इनको लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं और पहला शासक पढ़ते हैं।
बात करते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र और महाराणा प्रताप के बाद में अगले शासक महाराणा अमर सिंह की। इनका जीवन काल 1597 से 1620 ईस्वी तक है। सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है। इनके दरबार में एक दरबारी था जिनका नाम था जीवाधर, और जीवाधर ने अमर सिंह को ही आधार बनाकर अमरसार नामक एक रचना लिखी है, काव्य रचना अमरसार। ये किसने लिखी? जीवाधर ने लिखी। देखो इनके बारे में प्रमुख बात कि प्रताप की जो पुनः कीर्ति है, यानी हल्दी घाटी के बाद में जो प्रताप का यश कहीं ना कहीं खो गया था, शाहबाज का वगैरह ने उनके कई क्षेत्र छीन लिए थे, कुंभलगढ़ वगैरह, तो प्रताप की पुनः कीर्ति का मुख्य सहयोगी था ये महाराणा अमर सिंह। दिवेल के युद्ध में हम इनका पराक्रम देख चुके हैं। इसके बाद में देखो इनके समय पुनः मुगल आक्रमण होते हैं, यानी प्रताप की मृत्यु के बाद में मुगल आक्रमण थमते नहीं है और वो जारी रहते हैं। सबसे पहले अब अकबर भेजता है सलीम को, और सलीम आया 1599 एडी में, और उस समय बादशाह थे अकबर। सलीम को भी परिणाम क्या रहता है? अंगूठा नीचे है, इसका मतलब सलीम को भी सफलता हाथ नहीं लगी। सलीम बाद में मुगल बादशाह जहांगीर बने थे, तो जहांगीर किसका नाम है? सलीम का ही नाम है। इसके बाद में देखो सलीम के बाद में जब खुद सलीम मुगल बादशाह बनते हैं तो इन लोगों को आक्रमण करने भेजते हैं मेवाड़ पर। सबसे पहले परवेज को, फिर आसफ खां को, फिर जफर बेग को, और फिर सगर को। यानी परवेज, आसफ खां, जफर बेग और सगर, इनका नाम क्रम से याद रख लेना आप। परवेज, आसफ खां, जफर बेग और सगर, और ये सभी 1605 ईस्वी में आते हैं, लेकिन रिजल्ट वही रहता है ना, सफलता हाथ नहीं लगती है। इसके बाद में महावत खां को भेजा जाता है जो जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र सेना नायक था। 1608 एडी में महावत खां जहांगीर का सेनानायक बनकर मुगल आक्रमण का नेता बनकर मेवाड़ आक्रमण की ओर बढ़ता है। इस समय भी जहांगीर ही थे, लेकिन परिणाम वही, सफलता हाथ नहीं लगी। फिर उसके बाद में महावत खां के बाद में अब्दुल्ला खां आते हैं 1609 में, और जहांगीर के समय में ही था, और ये भी, इनको भी परिणाम असफलताएं हाथ लगती है। फिर राजा बासु आते हैं 1612 एडी में, वही जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के दरबारी बनकर आते हैं, सेनानायक बनकर, और इनका भी परिणाम नेगेटिव ही रहता है। इसके बाद में 1613 एडी में मिर्जा अजीज कोका को भेजा जाता है जहांगीर के द्वारा, और इनको भी सफलता हाथ नहीं लगती है। फिर है वर्ष 1613, शासनकाल है जहांगीर का, और जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को भेजते हैं जो आगे चलकर मुगल बादशाह शाहजहां के नाम से शासन करते हैं दिल्ली पर। तो खुर्रम को 1613 एडी में भेजा जाता है, और इस दौरान जहांगीर स्वयं कहाँ रहते हैं? अजमेर में रहते हैं, RJ01 में रहते हैं, यानी अजमेर में खुद जहांगीर ठहरते हैं, और किसको भेजता है आगे? शाहजहां को भेजता है मेवाड़ क्षेत्र में। तो वो इस दौरान कुछ घटनाएं होती है। तो सबसे पहले आप ये याद रख लो कि इसी आक्रमण की वजह से मेवाड़ मुगल संधि गठित होती है। कि कौन सी? मेवाड़ मुगल संधि होती है। ये 5 फरवरी 1615 को हुई थी, 5 फरवरी 1615 को, जबकि आक्रमण 1613 एडी का है। यानी ये मेवाड़ मुगल संधि होती है ना, और ये पुष्कर में हुई थी भाई, ये ध्यान रखना। अब देखो ये मेवाड़ मुगल संधि, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्यों हुई। तो पहले ये घटनाक्रम देखते हैं। तो जब 1613 में खुर्रम यहाँ आता है तो वो क्या करता है? गांवों को जला देता है और एक अकाल की सी स्थिति पैदा कर देता है। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण है कि जो महाराणा प्रताप के समय से जो सामंत लगातार मुगलिया सेनों से युद्धों में उलझे हुए थे, तो वो ऊब चुके थे, और कईयों की तो जागीरें लुट गई थी, तो वो सामंत बहुत परेशान थे भाई। और तीसरा, अमर सिंह का जो पुत्र है यानी महाराणा प्रताप का पोता कर्ण सिंह, ये थोड़ा मॉडर्न टाइप की सोच रखता था। ये सोचता था कि लगातार युद्धों में उलझे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा अपना क्षेत्र बर्बाद हो रहा है, और हमें ये अक्कड़ या ऐंठ छोड़ देनी चाहिए, और हमें भी आधुनिकता की राह पकड़नी चाहिए, अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। मेवाड़ मुगल संधि के दौरान कुछ शर्तें तय हुई, ये शर्तों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, हाँ भाई, जो अमर सिंह था महाराणा, तो अमर सिंह प्रथम को शाही दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई। भाई आप मुगल दरबार में उपस्थित होकर हमें सलाम नमस्ते करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पर ही रह सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको अपने पुत्र को मुगल दरबार में उपस्थित रखना होगा, आपको अपने पुत्र को यहाँ भेजना होगा। 1615 के बाद में कर्ण सिंह मुगल दरबार में रहते हैं। एक ये शर्त तय की गई, भाई चित्तौड़गढ़ आपको दे दिया जा रहा है,
चित्तौड़गढ़ आपको वापस मिल रहा है, क्योंकि प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के अलावा सभी क्षेत्र जीत लिए थे, तो चित्तौड़ इस संधि से वापस दिया जा रहा है आपको। लेकिन आप इसकी मरम्मत नहीं करोगे भाई, आपको मरम्मत करने का अधिकार नहीं है, यानी ये जैसा भी है, जहां से भी इसको नुकसान भी हो गया, क्षतिग्रस्त भी है, तो आप इसका निर्माण नहीं कर सकते। देखो इस संधि के बाद में अमर सिंह प्रथम, क्योंकि खुद बहुत अच्छे वीर थे, बहुत योद्धा आदमी, और ऐसे अभिमान वाले व्यक्ति को यदि ऐसी संधि करनी पड़े तो उनको काफी दुख होता है, आत्मग्लानि होती है, और वो राजकाज छोड़ देते हैं और राजकाज से दूर रहने लगते हैं, और बड़े बुजुर्ग सामंतों की सलाह से, सभी सहयोगी की सलाह से कर्ण सिंह को ये राजकार्य सौंप देते हैं, और उस समय से राजकाज वही संभालते हैं, कर्ण सिंह लगभग, और आहड़ में इनका स्वर्गवास हो जाता है। और ये दिन था 26 जनवरी 1920। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, तो 1920 के 26 जनवरी को महाराणा अमर सिंह प्रथम का देहांत हो जाता है। तो इनका जीवन काल हमें एक चीज की वजह से याद रखना चाहिए कि इस दौरान हमें क्या क्या देखने को मिल रही है, मेवाड़ मुगल संधि देखने को मिल रही है, और ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे, है ना। तो ये एक ट्रिक हो जाएगी कि महाराणा प्रताप के पुत्र होते हुए भी इन्हें ये संधि करनी पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्ण सिंह की। 1620 से लेकर 1628 एडी इनका शासनकाल। हाँ भाई, पहला राजा था जो राजा बनने से पहले ही मुगल दरबारी था। 1615 की संधि के बाद में मुगल दरबार में ही रहता था ये, और राणा की पदवी का फरमान भी इसको मुगल बादशाह जहांगीर भेजता है। तो ये बात, पहला मुगल बादशाह है जिसके लिए राणा की पदवी का फरमान भी कहां से आता है, दिल्ली दरबार से आता है। उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी शासन व्यवस्था की, दूसरा इनकी निर्माण कला की, और फिर बात करेंगे इनकी कूटनीतिक, जो कुछ कूटनीतिक पहल थी, जो डिप्लोमेसी है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले शासन व्यवस्था। हाँ भाई, इन्होंने क्या किया कि मुगलों के दरबार में ये रहा, तो अपने राज्य का विभाजन भी इन्होंने मुगलों की तर्ज पर ही किया। इन्होंने पहले राज्य को परगनों में बांटा और परगनों को गांवों में बांटा। आज जैसे तहसील होती है ना, उसको परगना बोलते हैं, यूं मान लो उस जमाने में। तो राज्य को परगनों में बांटा और परगनों को गांवों में बांटा। और इसके अलावा परगनों में इन्होंने मुगलों की तर्ज पर पटेल, पटवारी, चौधरियों की नियुक्ति की, जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम करते थे। इसके अलावा इन्होंने नई बस्तियां बसाई कर्ण सिंह ने, और जो लोग बिना घरों के रहते थे, यानी बेघर लोग थे जिनके घर बार नहीं हुआ करता था, उनकी मदद भी की। तो एक तरीके से मुगल संधि का अच्छा फायदा उठाया इन्होंने, यानी शांति काल में अपने क्षेत्र को वापस विकसित करने में लगे हुए हैं, अपने लोगों के दिलों पर राज करने की, वापस वही मेवाड़ा महाराणाओं की परंपराओं को निभाने की कोशिश की जा रही है। निर्माण कला की बात करें तो देखो, अपने नाम से इन्होंने कर्णविलास बनाया, दिलकुश महल बनाया, बड़ा दरी खाना। तो कर्णविलास, दिलकुश महल, बड़ा दरी खाना, ये तीनों निर्माण इन्होंने किए हैं, और तीनों पर ही मुगल प्रभाव झलकता है। अगर बात करें हम इनकी कूटनीति की, तो देखो इसके शासन काल के दौरान भी, यानी 1620 से 28 के दौरान एक घटना घटित होती है। घटना क्या होती है कि देखो 1623 ईस्वी में जहांगीर का पुत्र खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बनता है, तो वो विद्रोह कर देता है जहांगीर के खिलाफ, और वो वहां से भागकर कुछ समय के लिए कर्ण सिंह के पास आता है कि तुम मुझे हेल्प करो। तो कर्ण सिंह उसे कुछ समय के लिए पिछोला झील के महलों में रखते हैं, और बाद में कर्ण सिंह उसे मनाकर, समझा बुझाकर दक्षिण की ओर भेज देते हैं। तो इस प्रकार कर्ण सिंह ने देखो क्या किया कि एक तो उसको आभारी भी बना लिया, किसको, खुर्रम को अपना आभारी बना लिया, और दूसरा उसे तुरंत दक्षिण में भेज दिया, यानी कुछ समय के बाद में अपने साम्राज्य से उसे सकुशल मांडू वाले रास्ते से दक्षिण की तरफ भेज दिया। तो इस प्रकार से वो जहांगीर का कोप भाजन भी नहीं बना, यानी जहांगीर का एक तरीके से जहांगीर की दृष्टि में खराब राजा भी नहीं बना, उसका शत्रु भी प्रतीत नहीं हुआ। अब ये फैक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण सिंह ऐसे मेवाड़ी शासक थे जो पहले मेवाड़ी शासक थे जो मुगलों के आंतरिक मामलों में जिन्होंने रुचि ली थी। तो मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला पहला मेवाड़ी शासक कौन है, महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह के बाद में आते हैं महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह का शासन काल है 1628 से 1652 ईस्वी। बात करें, जगत सिंह को निर्माण कार्य के लिए ही जाना जाता है। तो आप इनके निर्माण कार्य को देख लीजिए। सबसे पहले जग निवास महल इन्होंने पिछोला झील, उदयपुर, पिछोला झील के किनारे जो उदयपुर में है, तो इसके किनारे इन्होंने अपने नाम से जग निवास महल बनाए।
दूसरा, इन्होंने उदयपुर में जगदीश मंदिर बनाया, जिसे जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। तो जगदीश या जगन्नाथ राय का मंदिर बनाया इन्होंने उदयपुर में। और तीसरा, इन्होंने जो मेवाड़ मुगल संधि थी 1615 वाली, तो उस संधि की जो मुख्य शर्त थी चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करोगे आप, तो इन्होंने क्या किया कि मरम्मत करना शुरू करवा दी, ये जगत सिंह ने। अब देखो, इस जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट है, वो हमें देख लेने चाहिए। सबसे पहले, जगदीश मंदिर का वास्तुकार, यानी इस मंदिर का वास्तुकार, यानी इस मंदिर का मुख्य कारीगर मान लो आप, वो है भाण। जगदीश मंदिर को किस शैली में बनाया गया है, तो ये नागर शैली है। नागर शैली जो उत्तर भारत में है, नागर शैली मंदिर बनाने की, और इसी की एक उप शैली है, यानी इसका सब डिवीजन है पंचायतन शैली, चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाने वाली। तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है जगदीश मंदिर। तीसरी बात करें, इस जगदीश मंदिर की एक प्रशस्ति है, यानी इस मंदिर के ऊपर सीढ़ियों पर एक प्रशंसा पत्र लगा हुआ है। तो ये प्रशस्ति का लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट है। तो जगदीश प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक कौन? कृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम मेवाड़ को यदि सचिन के समय की भारत की टीम माने, जैसे सचिन, गांगुली, द्रविड़, तो ये मेवाड़ के राहुल द्रविड़ कह सकते हो आप इनको। अब देख लो, महाराणा राज सिंह सिसोदिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1652 से 1680 एडी इनका शासनकाल है, इनका टाइम पीरियड है। बात करें इनकी उपलब्धियों की, तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की। सबसे पहले देखो, मेवाड़ मुगल संधि के बाद में लगातार राणा का किताब, 5000 जात और 5000 सवार, इनका मनसब या मनसबदार बनाया गया। किसको? महाराणा राज सिंह सिसोदिया को। किसने? उस समय के मुगल बादशाह शाहजहां ने। क्योंकि जब ये भारत के शासक बनते, ये मेवाड़ के शासक बनते, उस समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था शाहजहां। हाँ, जैसा कि हमने इनसे पहले देखा था, जगत सिंह, इनके पूर्वज, वो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। तो इन्होंने उस मरम्मत को जो मरम्मत का कार्य जारी था उसमें तेजी ला दी, यानी काम को तेजी से शुरू कर दिया। भाई मरम्मत को तेजी से शुरू करो और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस बनाओ। तो जैसे ये खबर मुगल बादशाह को मिलती है, शाहजहां को, तो शाहजहां अपने सेनानायक सादुल्ला खां को 30,000 की सेना देकर यहां भेजता है चित्तौड़ में, कि जाओ उसको ढसा के आओ, भागो, ढहा दो उसको। राज सिंह क्या करते हैं, यहां पर कूटनीति से यानी चालाकी से काम लेते हैं, सूझबूझ के साथ, और वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते मुगल सेना का। तो मुगल सेना यहाँ के कुछ बुर्ज और कुछ कंगुरे वगैरह जो नए बनाए थे उनको ढहा के वापस चली गई। ऐसा भी नहीं पूरा नया निर्माण कार्य ढहा दिया, जब ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो वो भी छोटा मोटा नुकसान करके वापस चले गए, जो उनको दिखा ना मोटा मोटा, तो वही ढहा के वापस निकल लिए। अब देखो 1658 में क्या होता है कि शाहजहां बूढ़ा हो गया था, और शाहजहां के बीमार रहने के दौरान उस समय क्या होता है, उत्तराधिकार युद्ध होता है। तो उस उत्तराधिकार युद्ध में एक पक्ष था औरंगजेब का और एक था दारा का। दारा सबसे बड़ा बेटा था, दारा शिकोह, और औरंगजेब सबसे छोटा था। दोनों ने महाराणा राज सिंह से हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प करो और मुगल बादशाह बनने के बाद में हम तुम्हें न्याल कर देंगे, मान लो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन राज सिंह समझता था स्थिति को और वो टालमटोल करता रहा, उसने दोनों ही पक्षों की मदद नहीं की। क्यों नहीं की? इससे उससे नुकसान हो सकता था कि यदि मान लो वो दारा की हेल्प करता और औरंगजेब शासक बन जाता, जो कि बाद में बनाई और बन जाता, तो उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इसने किसी भी पक्ष की हेल्प नहीं की। उल्टा इसने क्या किया कि इस दौरान जब मुगल बादशाह के बच्चे खुद उत्तराधिकार युद्ध में उलझे हुए हैं, इसने क्या किया, टीका दौड़ का बहाना किया, और टीका दौड़ के बहाने इसने मेवाड़ के खोए हुए भागों पर पुनः नियंत्रण कर लिया। टीका दौड़ के बहाने इसने जिन खोए हुए मेवाड़ी भागों को वापस जीता, उन क्षेत्रों में है टोडा रायसिंह, जहां बिसलपुर डैम है, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट, यानी ये पूरा इलाका इन्होंने वापस जीत लिया राज सिंह सिसोदिया ने। एक महाराणा राज सिंह के जीवन काल की एक प्रमुख घटना और है, इन्होंने सिसोदिया राठौड़ गुट बनाया। यानी जब जसवंत सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो गई थी और वो अपने पुत्र अजीत सिंह, है ना, अजीत सिंह जो नाबालिग था, बिल्कुल जन्माई था, तो उस समय जो वीर दुर्गादास राठौड़ ने जो भूमिका की थी, तो राठौड़ गुट का नेता दुर्गादास ही था उस समय। तो दुर्गादास को इन्होंने हेल्प करी थी राज सिंह सिसोदिया ने। तो इन्होंने ये गुट बना लिया था, सिसोदिया राठौड़ गुट, और इस गुट का औरंगजेब के साथ संघर्ष शुरू होता है।
इस संघर्ष में क्या करता है, औरंगजेब के पुत्र को महाराणा राज सिंह चालाकी से अपनी तरफ मिला लेते हैं, है ना। और औरंगजेब के पुत्र का नाम था अकबर सेकंड। तो इस अकबर को राज सिंह अपनी तरफ से मिला लेते हैं कि तुझे हम, औरंगजेब को हटाकर तुझे हम सुल्तान बना देंगे। लेकिन औरंगजेब चालाक आदमी था, तो उसने क्या किया, छल से अकबर और इन राजपूतों के बीच में क्या किया कि फूट डलवा दी, और इससे अकबर फिर वहां से भाग गया, है ना। और ये इस प्रकार से ये अकबर के, ये औरंगजेब के साथ इनका जो अकबर को लेकर जो संघर्ष था, वो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि अकबर को कुछ समय के लिए इन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी। चारुमती विवाह प्रकरण होता है महाराणा राज सिंह के शासनकाल में 1660 ईस्वी में। देखो, ये चारुमती किशनगढ़ के राजा मानसिंह की बहन थी, और इसका विवाह औरंगजेब से तय हो गया था। बाद में ये राज सिंह सिसोदिया को लेटर लिखती है कि मैं किसी मुगल सुल्तान या मुसलमान से शादी करने की बजाय तो मरना पसंद करूंगी। तो राज सिंह सेना लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं और औरंगजेब से पहले ही इससे विवाह कर लेते हैं। तो ये चारुमती विवाह प्रकरण है 1660 ईस्वी का। गोंदोलाव तालाब है कहाँ, किशनगढ़ में, तो वो इसका साक्षी है, देख लो आप, यो मान लो आप। और ये चारुमती विवाह प्रकरण कब का है, 1660 एडी का है। इनके राजकाल में, इस राजकार्य में एक और घटना घटित होती है राजकाज में, और वो है हाड़ी रानी सलय या सहेल कंवर प्रकरण। ये प्रकरण सुनो आप। देखो, बूंदी के एक हाड़ा सरदार हुआ करते थे, उनका नाम था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की पुत्री थी सलय या सहेल कंवर। अब सहेल कंवर का विवाह हो जाता है महाराणा राज सिंह सिसोदिया के सेनापति रतन सिंह चूंडावत के साथ। अब चारुमती विवाह प्रकरण में जब सेना लेकर औरंगजेब उधर से आ रहा था, तो इधर से राज सिंह की सेनापति थे रतन सिंह चूड़ावत, तो वो भी सेना लेकर राज सिंह की रक्षार्थ उनको भी निकलना था, भाई औरंगजेब का मुकाबला करेंगे। तो रतन सिंह चूड़ावत को अभी अभी सहेल कंवर से इनकी विवाह हुआ था, तो 2-4 दिन ही हुए थे, तो इनको थोड़ा पत्नी का मोह याद आया और अपने एक सेवक को भेजा, एक नौकर को भेजा कि तू जा और पियर में बेटी है महारानी सहेल कंवर, तो उनसे एक निशानी लिया। तो वो निशानी लेने जाते हैं, तो सहेल कंवर ये सोचती है कि इससे रतन सिंह कहीं ना कहीं मेरा सौंदर्य उनको, या मेरी याद या मेरी स्मृति उनको कहीं से कहीं युद्ध कार्य से विचलित कर रही है, और ये मेवाड़ महाराणाओं को शर्मसार कर सकती है ये घटना। यानी ये ऐसा करना, उनका अगर सेनापति ऐसे रहे तो उनको ये मेवाड़ महाराणाओं की शान में एक बाधा पैदा हो सकती है। तो वो क्या करती है कि अपना सिर काट के थाली में उस सेवक को दे देती है। बाद में रतन सिंह चूड़ावत बहुत बहादुरी से ये किशनगढ़ वाला युद्ध लड़ते हैं 1660 एडी में, और उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में रतन सिंह चूड़ावत की। तो ये हाड़ी रानी सहेल कंवर या सलय कंवर, ये प्रकरण भी महाराणा राज सिंह के शासनकाल में ही होता है। बात करें महाराणा राज सिंह के सांस्कृतिक कार्यों की, तो सबसे पहले इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया, तो दरअसल राज सिंह चाहते थे कि प्रजा में सैनिक और नैतिक कार्यों को बढ़ावा मिले, यानी प्रजा में योद्धा पैदा हो और नैतिक रूप से भी प्रजा का स्तर ऊंचा रहे। तो इसलिए इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। किसने? महाराणा राज सिंह ने। दूसरा, इनकी पत्नी थी राम रसदे। राम रसदे, तो राज सिंह सिसोदिया की पत्नी थी राम रसदे। इसने उदयपुर में जया या त्रिमुखी बावड़ी बनाई। तो जया बावड़ी को त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं, दोनों का एक ही नाम है। जया या त्रिमुखी बावड़ी किसने बनाई? राम रसदे ने। कहां बनाई? उदयपुर में बनाई। आगे बढ़ते हैं। इनके शासन काल में अकाल प्रबंधन का काम, अकाल खूब पड़ते थे राजस्थान में, तो अकाल ही पड़ते हैं हमेशा। तो अकाल प्रबंधन के लिए इन्होंने क्या किया कि गोमती नदी, उसके ऊपर राजसमंद झील बनाई थी। राज सिंह सिसोदिया ने अपने नाम से ही बनाई है, राज सिंह सिसोदिया, राजसमंद, राज समझ गए, राजसमंद झील बनाई। इस राजसमंद झील के उत्तरी भाग पर इन्होंने राज प्रशस्ति लगवाई, यानी प्रशस्ति यानी प्रशंसा पत्र। तो एक लेटर लिखवाया है। अब वो लेटर देखो किस पर बना हुआ है, 25 ब्लैक मार्बल्स पर खुदा हुआ है वो, यानी 25 काले संगमरमर या काले पत्थरों पर खुदा हुआ है ये राज प्रशस्ति। इसे नौ चौकी भी कहते हैं। ये जो उत्तरी भाग है ना, इस पहाड़ को कहते हैं नौ चौकी की पाल। तो ये नौ चौकी है, तो इस पर राज प्रशस्ति है 25 ब्लैक मार्बल्स पर। देखो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, वो ध्यान से देखें।
ये संस्कृत में खुदी हुई है। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कहते हैं इसे, यानी पाषाण या पत्थर पर खुदा हुआ लेख सबसे बड़ा है ये पूरे वर्ल्ड का। कौन सा? राज प्रशस्ति। इसका रचयिता है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट, हाँ, राज प्रशस्ति के बारे में इसमें मेवाड़ी इतिहास लिखा हुआ है, मेवाड़ी इतिहास गुदा हुआ है। और इसके अलावा जो 1615 वाली मेवाड़ मुगल संधि है जो 5 फरवरी 1615 को हुई थी, तो इस संधि का उल्लेख भी यह प्रशस्ति पत्र करता है। तो ये था राज प्रशस्ति। इसके अलावा राज सिंह सिसोदिया ने उदयपुर में अंबिका माता मंदिर बनवाया था। उदयपुर में अंबिका माता मंदिर बनवाया है किसने? अंबिका माता मंदिर भी किसने बनवाया? राज सिंह सिसोदिया ने। अब देखो एक और घटना होती है। दरअसल औरंगजेब क्या है, ये घोषणा कर देते हैं कि भारत में कई प्रसिद्ध मंदिरों को तुड़वाने का वो काम करते हैं और इस्लाम को बढ़ावा देने का एक अनैतिक कार्य वो जारी रखता है। तो औरंगजेब के इसी आक्रमण से मथुरा के एक साधु थे दाऊजी या दामोदर जी महाराज, ये सेवक थे। और 1669-70 में ये औरंगजेब के डर से 2 मूर्तियों को लेकर मथुरा से चलते हैं। 2 मूर्तियों को लेकर मथुरा से चलते हैं। एक मूर्ति और ये मथुरा से लेकर चलते हैं, और एक मूर्ति श्रीनाथ जी की थी और एक मूर्ति थी द्वारिकाधीश जी की। और ये आते हैं, इनको पता चलता है कि मेवाड़ महाराणा ही हमें शरण दे सकते हैं। दूर राजस्थान का एक राजा है और वो ही हमें शरण दे सकते हैं, क्योंकि प्रताप की ख्याति तत्कालीन भारत में तो फैल ही चुकी थी, उत्तरी भारत में तो उन्हीं के वंशज थे ये। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति को तो ये सिहाड़, जिसे आज हम नाथ द्वारा कहते हैं, वहां स्थापित करवाई जाती है। 1671 ईस्वी में ये मूर्ति यहाँ रखवाई जाती है, श्रीनाथ जी की मूर्ति 1671 में। और द्वारिकादास जी की मूर्ति कांकरोली, जो सिहाड़ यानी नाथ द्वारा से थोड़ा सा आगे ही है। राजसमंद के 2 इलाके हैं ना, कांकरोली और राजनगर, तो कांकरोली में द्वारकाधीश जी की मूर्ति रखवाते हैं। तो ये दाऊजी या दामोदर जी महाराज की घटना भी आप याद रख लें। श्रीनाथ जी और द्वारकादास जी की मूर्तियों को किस तरीके से मथुरा से लाते हैं और राज सिंह इनके हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट महाराणा जय सिंह। 1680 से 1698, यानी राज सिंह के जाते ही जय सिंह आ जाते हैं। आप देखो इस समय जब ये राजा बने, उस समय मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा था, वही राठौड़ सिसोदिया गठबंधन वर्सेज औरंगजेब। लेकिन इधर राज सिंह शांत हो गए थे और दोनों पक्षों को भी शांति की चाह थी। औरंगजेब भी अपना ध्यान दक्षिण की ओर लगाना चाह रहा था और इधर जय सिंह भी परेशान थे। तो इनके बीच में संधि हो जाती है, मेवाड़ और मुगलों के बीच में, और ये संधि होती है 24 जून 1681 को। और इस संधि के तहत क्या होता है कि पुर, मांडल, बदनौर, ये तीनों इलाके हैं भीलवाड़ा के हैं। पुर, मांडल, बदनौर अभी भीलवाड़ा के इलाके हैं ये। और ये जजिया के बदले महाराणा जय सिंह क्या करता है कि औरंगजेब को सौंप देता है। जय सिंह के समय की एक प्रमुख घटना निर्माण काल को लेकर भी है, निर्माण कार्य को लेकर भी है। जय सिंह ने जयसमंद झील का, यानी अपने नाम से ही जयसमंद झील का निर्माण किया था। जैसे राज सिंह ने राजसमंद झील भी गोमती नदी पर है और जयसमंद झील भी गोमती नदी पर है। और ये 1687 से 1691 में, इन 4 वर्षों में इन्होंने जयसमंद झील बनवाई थी। तो ये हम महाराणा जय सिंह की प्रमुख घटना देख पा रहे हैं कि इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। आगे जय सिंह के बाद में महाराणा अमर सिंह द्वितीय है। 1698 से 1710 इनका शासनकाल है। इनकी जीवन की घटनाओं को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक राजनीतिक घटनाएं और एक प्रशासनिक घटनाएं। बात करें राजनीतिक घटनाओं की, तो देखो जब ये सिंहासन पर बैठे अमर सिंह द्वितीय, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया, यहाँ के जो जागीरदार थे, जो सरदार थे, उन्होंने टीका नहीं दिया, क्योंकि राजा बनने के बाद में तुरंत टीका देते थे। तो ये टीका देने की प्रथा इन्होंने नहीं निभाई, तो इससे इनके खिलाफ इन्होंने सेना भेजी और इनको दंडित किया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया। अब देखो ये जो इनसे तुरंत पहले इनके पूर्वज जय सिंह ने जो 1681 में संधि की थी, तो उस संधि वाले इलाके इन्होंने 1 लाख रुपए देकर वापस प्राप्त कर लिए 1709 में। यानी औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम से इन्होंने 1709 में संधि करके 1 लाख रुपए देकर वो पूर्व, मांडल और बदनौर के इलाके वापस प्राप्त कर लिए। अब देखो जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार युद्ध होता है, तो उसमें ये तटस्थ रहते हैं, राज सिंह की तरह ये भी न्यूट्रल रहते हैं।
और जब बाद में मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बनता है, तो उसके लिए बधाई पत्र और उपहार देकर अपने भाई बख्त सिंह को भेजते हैं कि तू जा और मुगल बादशाह को ये बधाई पत्र दे दे अपनी तरफ से भी, ताकि अपने क्षेत्र पर उनकी बुरी नजर ना पड़े। हाँ भाई, ये अपनी पुत्री चंद्रकुवरी का विवाह 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह के साथ तय करते हैं। अमर सिंह द्वितीय, उनकी पुत्री थी चंद्रकुवरी, तो उसका विवाह सवाई जयसिंह के साथ तय होता है। तो उस दौरान एक समझौता होता है, और उस समझौते में मुख्य रूप से जो पार्टियां थी वो थी जोधपुर, जयपुर और मेवाड़। जयपुर और मेवाड़ में तो रिश्ता हो ही रहा है, तो ये तो मुख्य पार्टियां थी। एक जोधपुर और याद रख लेना। अब देखो, सबसे पहले तो ये तय किया जाता है कि इस विवाह से यानी चंद्रकुवरी से जो लड़का होगा वो लड़का ही जयपुर का राजा बनेगा, ठीक है। जबकि सवाई जयसिंह के बड़ा पुत्र था पहले से ईश्वरी सिंह, तो वो राजा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये तो एक कलह के बीज बो दिए। एक और बात होती है, मेवाड़ मुगलों से अपना क्षेत्र वापस लेने में जयपुर और जोधपुर की हेल्प करेगा। यानी जयपुर और जोधपुर का जो भी क्षेत्र मुगलों ने हड़प रखा है उसको वापस लेने में मेवाड़ अपनी हेल्प देगा इन दोनों राज्यों को, जयपुर को और जोधपुर को। तो ये शर्त होती है, ये समझौता तय किया जाता है 1708 में चंद्रकुवरी के विवाह के दौरान। महाराणा अमर सिंह सेकंड का शासनकाल हम पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक सुधार की। इन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार कार्य किए। देखो, सबसे पहले इनके समय में सरदारों को, सभी सरदारों को दो कैटेगरी में बांटा गया। 16 सरदार ऐसे थे जिनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया, और 32 यानी 32 सरदार ऐसे थे जिनको सेकंड कैटेगरी में रखा गया। इसके अलावा इन्होंने और भी मैनेजमेंट के काम किए हैं। परगनों का प्रबंध अच्छे तरीके से किया। दरबार का तरीका इन्होंने बढ़िया बनाया मुगलों की तर्ज पर। सरदारों की बैठक और सीख के दस्तूर बनाए। दस्तूर यानी नियम, दस्तूर ली जाती है, जो उपहार गिफ्ट लिए जाते हैं ना, उनके नियम तौर तरीके इन्होंने तय कर दिए। सीख उसको बोलते हैं मेवाड़ मारवाड़ में, जब पुत्री का जन्म, जब पुत्री के कोई बेटा या बेटी होता है तो वो पीहर में ही, फर्स्ट पुत्र या पुत्री का जन्म पीहर में ही होता है। उसकी सेवा एर बेगार सब कहाँ होती है? पीहर में होती है। तो जब लड़का लड़की के जन्म लेने के बाद में जब उसको लेने जाते हैं ना पति या उसके पति के फ्रेंड या और रिश्तेदार, तो उन सब को खाना खिलाकर कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं जिसे सीख कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अमर सिंह सेकंड ने नौकरी के नियम, छटुंट, जागीर, इनके इंस्पेक्शन के नियम भी इन्होंने बनाए। इनका निरीक्षण करने के नियम इन्होंने तय किए, है ना। दफ्तर और कारखानों में अच्छी व्यवस्था बनाई, और तलवार बंधाई, यानी राजा जब सिंहासन पर बैठता था फर्स्ट टाइम तो तलवार बंधाई के नियम भी इन्होंने तय किए, ठीक है। तो ये थे महाराणा अमर सिंह द्वितीय। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की। शासनकाल की बात करें तो 1710 से 1734 एडी। इनके जीवन की राजनीतिक घटनाएं देख लेते हैं। तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर जो 1713 में बनता है, तो फर्रुखशियर ने 7000 सवार, 7000 जात का मनसब देकर इनको मनसुबदार बनाया। दुर्गादास को इन्होंने आश्रय दिया था और रामपुरा का प्रशासक नियुक्त किया था, वीर दुर्गादास राठौड़ को, ठीक है। मराठे जो हमले थे इनके समय में शुरू हो गए थे और बहुत अधिक तीव्रता उनकी होने लगी। तो उन हमलों से बचने के लिए महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने एक योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना को लागू करने से पहले ही इनकी डेथ हो गई। तो ये ध्यान रखना कि मराठों को रोकने के लिए सबसे पहले योजना किसने बनाई? संग्राम सिंह सेकंड ने बनाई। हुल्डा सम्मेलन इनके समय में नहीं होता है, लेकिन योजना सबसे पहले इन्होंने बनाई। बात करें इनके सांस्कृतिक योगदान की, तो देखो जो मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है ना, कलीला दमना, तो ये कलीला दमना, इस चित्र का चित्रण महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में हुआ है। इन्हीं के समय उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण होता है, और उदयपुर में ही एक कस्बा है सिसारमा, और यहाँ पर शिवजी का मंदिर है वेदनाथ मंदिर, यानी भगवान शंकर का मंदिर है वेदनाथ मंदिर। तो इसका निर्माण भी महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ही होता है, इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। इसे समझे आप। तो कलीला दमना, सहेलियों की बाड़ी, वेदनाथ मंदिर, ये इनके सांस्कृतिक योगदान है, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। जगत सिंह सेकंड, महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751 ईस्वी। सबसे पहली घटना, इनके समय में हुर्डा सम्मेलन आयोजित होता है, और यह सम्मेलन हुआ था 17/7/1734 यानी 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734।
और ये सवाई जयसिंह के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? सवाई जयसिंह के द्वारा। लेकिन इस सम्मेलन में अध्यक्ष महाराणा जगत सिंह द्वितीय को बनाया गया और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हम सब विदित हैं इससे, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए ही मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए ही हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। बात करें 1736 ईस्वी, इस समय पेशवा बाजीराव फर्स्ट ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय के यहाँ मेवाड़ आया और इसने चोट वसूलने का एग्रीमेंट या समझौता महाराणा जगत सिंह के साथ किया था। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय में पेशवा बाजीराव फर्स्ट आया था भाई, और इसने चोट वसूलने का एग्रीमेंट भी किया था इसके साथ। दूसरा, जगत सिंह सेकंड के जीवन काल की एक और प्रमुख घटना है जयपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष, जिसके बीज चंद्रकुंवरी के विवाह से बो दिए गए थे। तो उस चंद्रकुंवरी के एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था माधो सिंह। तो ये जगत सिंह द्वितीय तो अपने जो बुआजी का लड़का था ना माधो सिंह, तो उसका पक्ष लेता है। तो इस प्रकार से ये जयपुर उत्तराधिकार में भी हस्तक्षेप करता है जगत सिंह द्वितीय, माधो सिंह के साइड रहता है ये, समझ गए। और उसकी जगह आप होते तो आप भी रहते। हाँ, जगत सिंह द्वितीय के बाद में मेवाड़ पर शासन करने आते हैं प्रताप सिंह द्वितीय। इनके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। 1751 से 1754 इनका शासनकाल है। प्रताप सिंह द्वितीय के बाद में राज सिंह द्वितीय शासक बनते हैं मेवाड़ के, और ये 1754 से 1761 इनका शासनकाल है। राज सिंह द्वितीय क्या करते हैं? निसंतान थे। तो इसके बाद में राज सिंह द्वितीय के बाद में मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं महाराणा हरि सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल है 1761 से 1773 ईस्वी। अब देखो, हरि सिंह द्वितीय क्या था? अव्यवहारिक था, यानी व्यवहार में इतना बढ़िया आदमी नहीं था। सरदारों को उठपटांग बोल देता था, जो मन में आए वो हरकतें कर देता था, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा देता था। तो इसके व्यवहार की वजह से सरदार इससे नाराज हो गए और सरदारों ने संघर्ष भी शुरू कर दिया। और सरदारों ने क्या किया कि जो राजमाता थी झाली, उनके एक पुत्र था रतन सिंह, तो रतन सिंह को महाराणा घोषित कर दिया कि हरि सिंह द्वितीय को हम महाराणा नहीं मानेंगे, हरि सिंह की बजाय हम किसको महाराणा मानेंगे? रतन सिंह को मानेंगे। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि हरि सिंह ये सब आराम से होने देता। तो हरि सिंह ने क्या किया? बागोर ठिकाना है, उसके जागीरदार थे नाथ सिंह, और सलुम्बर ठिकाना है, उसके जागीरदार थे जोध सिंह। दोनों का मर्डर करवा दिया। दो महत्वपूर्ण सरदारों का, जो रतन सिंह को राजा बनाना चाहते थे, उनका मर्डर करवा दिया। किसने? हरि सिंह ने। नाथ सिंह बागोर का और जोध सिंह सलुम्बर का। अब देखो, एक महत्वपूर्ण सरदार जिसका नाम है जसवंत सिंह देवगढ़, यानी जो राजसमंद में जो देवगढ़ इलाका पड़ता है, तो उसके जागीरदार थे या सरदार थे, सामंत थे देवगढ़ के जसवंत सिंह। तो उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए दिए किसको? महादजी सिंधिया को, और उससे हरि सिंह के विरुद्ध रतन सिंह के पक्ष में हेल्प मांगी। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि महाराणा ये सब भी देखता आराम से। महाराणा को जैसे ही पता चला तो महाराणा ने भी, इसने सिंधिया से मांगी तो महाराणा ने पेशवा से हेल्प मांगने की कोशिश की। तो इस प्रकार से मराठों को तो ये खुद ही बुला रहे हैं अपने राजस्थान वाले। अब देखो, हरि सिंह सेकंड के बाद में अगले महाराणा बनते हैं हमीर द्वितीय। 1773 से 1778 एडी इनका शासनकाल है। कोई महत्वपूर्ण घटना इनसे संबंधित हमें प्राप्त नहीं होती है जिसका उल्लेख यहाँ करना समीचीन हो। तो अब हम अगले बादशाह हमीर द्वितीय के बाद में पढ़ने जा रहे हैं महाराणा भीम सिंह। आप उनको ऐसा ही महाराणा भीम सिंह भी कह सकते हैं, यानी बहुत ही कमजोर बादशाह मान लो, आप मजबूर बादशाह मान लो, मजबूर सुल्तान मान लो, मजबूर महाराणा मान लो। तो महाराणा तो थे ही, सुल्तान बादशाह तो नहीं थे, ये तो दिल्ली वालों को बोलते थे अपन। तो ऐसा ही महाराणा भीम सिंह का शासनकाल 1778 से 1828 एडी की बात करेंगे हम। देखो, इनके समय में इनके जो प्रमुख सेनापति होते थे चुंडावत और शक्तावत। तो ये हरावल में रहते थे, यानी सेना की प्रथम पंक्ति में रहते थे चुंडावत और शक्तावत। तो इनके बीच में आपसी विरोध होता है और संघर्ष शुरू हो जाता है, और ये दोनों के संघर्ष का ये परिणाम निकलता है कि दोनों पक्ष, कोई सिंधिया को तो कोई होलकर को न्योता भेजता है। इससे मराठों की लूटमार इस इलाके में तेज हो जाती है, यानी मेवाड़ इलाके में मराठों के हमले बढ़ जाते हैं। महाराणा भीम सिंह परेशान थे, तो 13 जनवरी 1818 को इन्होंने अंग्रेजों की जो 1818 वाली संधियां थी, जो अंग्रेजों ने सभी रियासतों से की थी, तो वो संधि ये भी कर लेते हैं। कौन? महाराणा भीम सिंह भी। तो ये मेवाड़ के साथ संधि कब होती है? 13 जनवरी 1818 को। देखो, एक निश्चित खिराज
यानी एक निश्चित रेवेन्यू के बदले सुरक्षा का जिम्मा किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी ये निश्चित रेवेन्यू आप लो कंपनी वालों, और आप हमारे उदयपुर या मेवाड़ राज्य की रक्षा आप ही करेंगे। अब देखो, इस 1818 की संधि से अंग्रेज कंपनी प्रत्येक ऐसे इलाके में एक पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजती थी। तो मेवाड़ में इस संधि के बाद में पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड को बनाकर भेजा जाता है, और कर्नल टोड, जनवरी में ये संधि होती है, फरवरी 1818 में पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आते हैं। अब देखो, ऐसी संधियों से सरदारों का काम होता था पहले सुरक्षा का, क्योंकि सरदार ही सेना रखते थे सभी सरदार। अब सुरक्षा का जिम्मा जब कंपनी को सौंप दिया तो सरदार तो नाराज होंगे ही। तो कर्नल टोड ने सरदारों के साथ भी एक समझौता किया, और वो मई 1818 में किया। ये महाराणा भीम सिंह पढ़ रहे हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। अब महाराणा भीम सिंह के समय जिस वजह से मैंने ऐसा शब्द लिखा है, उसकी प्रमुख वजह आ रही है कृष्णा कुमारी विवाद। ये इनके शासनकाल की और पूरे मेवाड़ की एक शर्मनाक घटना है, यानी मेवाड़ महाराणाओं को शर्मसार करने वाली घटना है, उस राजवंश को शर्मसार करने वाली घटना है ये। इसे समझते हैं। देखो, कृष्णा कुमारी भीम सिंह की पुत्री थी, डॉटर ऑफ भीम सिंह। अब देखो, हम सबसे पहले घटनाओं को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1798 में कृष्णा कुमारी और मारवाड़ के राजा थे भीम सिंह। पिता का नाम भी कृष्णा कुमारी के पिता का नाम भी भीम सिंह है, और मारवाड़ के राजा का नाम भी भीम सिंह है। तो कृष्णा कुमारी की मारवाड़ वाले भीम सिंह के साथ सगाई होती है, ठीक है। विवाह होने से पहले ही भीम सिंह जो मारवाड़ का शासक था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कोई कुंवारी बेटी को घर पर बैठाए रखेगा। दोबारा सगाई होती है 1806 ईस्वी में। 1798 में पहली बार और 1806 में दूसरी बार सगाई होती है। और इस बार कृष्णा कुमारी की सगाई महाराणा भीम सिंह सवाई जगत सिंह, जो जयपुर के राजा थे, सवाई जगत सिंह, उनके साथ कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्शन शुरू हो जाता है। और ऑब्जेक्शन देखो कहां से आता है। ऑब्जेक्शन आता है मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मृत्यु के बाद में उनके छोटे भाई राजा मान सिंह राठौड़ जो नया राजा बन के आता है मारवाड़ का, तो वो ऑब्जेक्शन करता है। अब देखो, इस ऑब्जेक्शन में जयपुर वाले पक्ष की तरफ होते हैं जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह, इनके अलावा पोखरण के ठाकुर थे सवाई सिंह। तो पोखरण जो जैसलमेर में आता है। अब दरअसल ये मान सिंह राठौड़ का ही सामंत था सवाई सिंह, लेकिन ये मान सिंह राठौड़ से कई मामलों में इसके विवाद थे। तो एक ये भी इस तरफ रहता है। और अमीर खां पिंडारी, ये जसवंत राव होलकर का सेनापति था। मल्हार राव होलकर, जसवंत राव होलकर, तो होलकरों का सेनापति था ये कौन? अमीर खां पिंडारी। तो अमीर खां पिंडारी, सवाई सिंह और जयपुर नरेश जगत सिंह, इनका मुकाबला होता है मान सिंह राठौड़ की सेना के साथ। अब देखो, ये इतने पक्ष थे तो इनकी जीत होती है जयपुर वाले पक्ष की, और ये उत्साहित होकर जोधपुर का घेरा डाल लेते हैं। जोधपुर का घेरा डालते हैं। अब देखो, स्थिति में बदलाव हो जाता है। अमीर खां जो पहले जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह की तरफ था, अब वो पाला बदलकर किधर हो जाता है? मान सिंह राठौड़ की तरफ। वही पैसों के बदले करते थे, क्योंकि ये भी तो मराठाओं का सेनापति तो था, तो ये साइड बदल लेता है। बाद में अमीर खां है ना, दोनों पक्षों में राजीनामा करवाता है। किस किस में? जयपुर वाले और जोधपुर वाले में। और ये दोनों पक्षों को समझाता है कि आप दोनों ही इस विवाह प्रस्ताव का त्याग कर दो, यानी इस बात को छोड़ दो आप कि हमें विवाह करना ही है। किससे? कृष्णा कुमारी से। तो आप इस बात को छोड़ दो। लेकिन मान सिंह के मन में डाउट था। मान सिंह ने समझौता तो कर लिया, अब सवाई जगत सिंह तो शांत हो गए, अपने जयपुर में आ गए वापस, लेकिन मान सिंह को डाउट था। उसने क्या किया कि अमीर खां को उदयपुर भेजा, उदयपुर महाराणा भीम सिंह के पास भेजा, और उन्होंने ये कहलवा के भेजा कि तू जाके ये बोल, अमीर खां को बोला कि तू जाके ये बोल, या तो कृष्णा कुमारी की मेरे से शादी कराओ या फिर कृष्णा कुमारी को मार डालो। और अंत में देखो, शादी तो होती नहीं है और कृष्णा कुमारी को मौत मिलती है और वो सुसाइड करती है। और ये दिन था 21 जुलाई 1810 का, 21 जुलाई 1810 का। इनकी मौत को लेकर, यानी ये जो कृष्णा कुमारी है, और जिसे हम कह सकते हैं कि मेवाड़ महाराणाओं ने किसी पुत्री के आंखों में आंसू दिला दी, इतने मजबूर कर दिया किसी पुत्री को कि वो खुद सुसाइड को चुने। या यो भी कहते हैं कुछ इतिहासकार कि भीम सिंह ने जहर देकर उनको मरवाया था कृष्णा कुमारी को। तो ऐसे भी समझ लो कि एक पिता अपनी पुत्री को
अब जहर देने की घटनाएं तो प्रमाणित नहीं है, लेकिन जहर उसने लिया जरूर था कृष्णा कुमारी ने। तो इस प्रकार से हम नमन करते हैं ऐसी बेटी को जो इतने पिता के द्वारा ही, अपने पिता के द्वारा ही इतनी मजबूर हो गई हो। आज भले हम मेवाड़ महाराणाओं को भारत के किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान, गौरव, राष्ट्र बलिदान इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब प्रेरणा दी जाती है तो मेवाड़ महाराणाओं का एग्जाम्पल सेट किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से तो महाराणा प्रताप सिंह का नाम लिया जाता है। लेकिन उसी वंश में ये घटना घटित हो रही है। देखो आप, उसकी मौत को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ के अनुसार पिता के कहने पर उसने विषपान किया था, यानी जहर पी लिया था। पिता ने कहा था इसलिए जहर पी गई वो, ऐसा रेऊ करें। लेकिन पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि अजीत सिंह चुंडावत, जो किसका सेनापति था? अजीत सिंह चुंडावत था भीम सिंह का सेनापति। तो उसको अमीर खां उसके पास पहुंचता है और उसको ये मैसेज देता है कि तू ये जो मान सिंह वाला मैसेज है ना, या तो मेरे से शादी कर या कृष्णा कुमारी को मौत, ये मैसेज महाराणा के पास पहुंचा दे। अब महाराणा के पास मैसेज पहुंचता है, महाराणा सोच विचार करता है और महाराणा क्या करता है, अपने एक नौकर जवान दास को भेजता है, जहर देकर भेजता है कि तू ये जहर किसको पिला दे? कृष्णा कुमारी को पिला दे। अब ये सभी घटनाक्रम कृष्णा कुमारी को मालूम चलते हैं, तो वो जवान दास से जहर लेकर खुद ही पी लेती है। तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं ऐसा। अच्छा, एक इतिहासकार है पद्मजा शर्मा। पद्मजा शर्मा ने मानसिंह राठौड़ के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, मानसिंह राठौड़, मारवाड़ के मानसिंह राठौड़ और उनका शासनकाल। तो उसमें भी यही घटना लिखा है कि वो पिता के कहने पर विषपान कर लिए। एक इतिहासकार है आरपी व्यास भी ऐसा ही करे। कुल मिला के ये तो तय है कि भाई उसे मार दिया गया नहीं था, बल्कि वो मरी ही थी, जहर खाकर मरी थी, और ये मेवाड़ के लिए एक कलंक है। भीम सिंह के बाद में अगले महाराणा बन के आते हैं महाराणा जवान सिंह। 1828 से 1838 10 वर्ष का शासनकाल। इनके जीवन में एक ही घटना हुई थी कि फरवरी 1832 में ये उस समय के भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से अजमेर में मिले थे। भाई जवान सिंह की मुलाकात हुई है विलियम बेंटिक से, इतना याद रखना और कुछ भी नहीं। हाँ, अगले महाराणा सरदार सिंह, शासनकाल 1838 से 1842 का। और एक ही बात है, इनके समय में भी एक ही प्रसिद्ध बात यह है कि ये बागौर ठिकाने से गोद लिया गया था, और कुछ भी इनके बारे में ऐसा कुछ है नहीं जिसे इतिहास की पुस्तकों में प्रमुखता से स्थान प्राप्त हो जिस घटना को। आगे बढ़ते हैं, महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह का शासनकाल है 1842 से 1861 एडी, 61 एडी की बात कर रहे हैं। देखो, ये सरदार सिंह खुद निसंतान थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई महाराणा स्वरूप सिंह को गोद ले लिया था। तो ये सरदार सिंह के छोटे भाई थे। इनके समय में एक बात है जो बहुत प्रसिद्ध है कि इन्होंने क्या किया कि जो मराठों का बढ़ा हुआ कर्ज था मेवाड़ राज्य पर, उस कर्ज को चुकाने के लिए इन्होंने सरदारों के साथ समझौते करे ताकि राज्य कर्ज को चुकाया जा सके। और कुछ कर्ज इन्होंने चुकाया भी, बकाया कर्ज। तो सरदारों के साथ पहला कोलनामा या समझौता पहला होता है 1845 ईस्वी में। बाद में इस समझौते से भी सरदार संतुष्ट रहते हैं, तो दूसरा समझौता होता है 1854 ईस्वी। तो ये दो 1845-1854 वाले समझौते सरदारों के साथ स्वरूप सिंह ने किए। हाँ, 1857 की क्रांति में ये अंग्रेज सहयोगी बने रहे, क्योंकि इनका शासनकाल देख लो 1857 के बीच में ही पड़ रहा है ना, दोनों तरफ 1857 के दोनों तरफ है। तो इसलिए 1857 क्रांति में मेवाड़ महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह, और ये अंग्रेज सहयोगी थे। अंग्रेजों का सहयोग किया था इन्होंने, क्रांतिकारियों का किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया। देखो, सती प्रथा उस समय राजाओं को ऐसे समझा जाता था कि ये सती प्रथा को बढ़ावा ही देते थे सभी राजा। इन्होंने भी क्या किया कि सती प्रथा का, अंग्रेज सती प्रथा को बंद करना चाहते थे। विलियम बेंटिक के समय से ये कानून आ चुका था। लगातार 16 साल तक स्वरूप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लेटर लिखे जाते हैं आपस में एक दूसरे को इस बात को लेकर कि सती प्रथा को बंद करना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, और इस बात पर सहमति बनती है 15 अगस्त 1861, यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1861। आज का स्वतंत्रता दिवस है ना 15 अगस्त, तो 15 अगस्त 1861 को मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। सती प्रथा बैन कब हुई मेवाड़ में? 15 अगस्त 1861। और किन का शासनकाल में? स्वरूप सिंह के समय।
देखो इनके समय की एक और प्रमुख घटना है, सती प्रथा बैन हो गई, लेकिन जब ये मरे 1861 में ही, तो इनकी मृत्यु के समय इनकी जो दासी थी एंजाबाई, वो इनके साथ, इनकी चिता के साथ सती हुई थी। और मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने का ये लास्ट एपिसोड है, यानी अंतिम घटना। मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना है महाराणा स्वरूप सिंह के साथ पासवान एंजाबाई का सती होना। इनके समय में सती प्रथा के अलावा डाकन प्रथा और समाधि प्रथा पर भी रोक लगा दी गई थी। डाकन प्रथा तो बहुत बुरी प्रथा है, आप मानोगे नहीं। डाकन प्रथा में क्या होता था कि किसी भी महिला को डाकन बोलकर कि इसका आना जाना अशुभ माना जाता है, उसको कि भाई ये अशुभ है, तो ये अमांगलिक है, ऐसा घोषित करके उसको पेड़ों पर या किसी और सार्वजनिक जगह बांधकर उसके पत्थरों की मार मार के उसे मार दिया जाता था। ऐसी थी डाकन प्रथा, उसे डायन या डाकन बता देते थे लोग। अब इनके जीवन काल की एक और प्रमुख घटना है महाराणा स्वरूप सिंह के समय की। देखो उस समय जाली सिक्के बहुत चलने लगे, इससे व्यापार को नुकसान होने लगा। तो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, नए सिक्के चलाए। और नए सिक्के इन्होंने अपने नाम पर ही चलाए, जिनको स्वरूप शाही सिक्के कहते हैं। और इन सिक्कों पर इन्होंने एक तरफ तो चित्रकूट उदयपुर और सिक्कों के दूसरी तरफ दोस्ती लंदन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मान में, ब्रिटिश सम्राट के सम्मान में दोस्ती लंदन और चित्रकूट उदयपुर, ये इनके सिक्कों पर अंकन मिलता है। तो ये प्रमुख अंकन किस सिक्के पर, स्वरूप शाही सिक्के पर। नेक्स्ट महाराणा शंभू सिंह शासनकाल की बात करें 1861 से 1874 ईस्वी। सबसे पहले राजनीतिक घटनाएं देख लेते हैं। हाँ भाई, बागोर से गोद लिए गए थे, ये वही बागोर ठिकाने से गोद लिए गए हैं। नाबालिग थे जब ये राजा बने, तो नाबालिग थे इसलिए क्या किया कि राज्य का जो मैनेजमेंट है यानी शासन कार्य रीजेंसी काउंसिल के द्वारा चला गया। और ये रीजेंसी काउंसिल में कुछ मेंबर होते थे अंग्रेजों के द्वारा, और ये इसके अध्यक्ष बनाए गए पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल टोड तो पहले पॉलिटिकल एजेंट थे, और उनके बाद में मेजर टेलर को रीजेंसी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। और वो काउंसिल ही शासन कार्य चलाती थी, क्योंकि महाराणा तो खुद बालक था। इनके समय में एक और घटना होती है। 1 जनवरी 1864 को एक सेठ थे चंपालाल, उन्होंने उदयपुर में हड़ताल कर दी। 1 जनवरी 1864 को चंपालाल के नेतृत्व में एक हड़ताल होती है उदयपुर में। और ये हड़ताल क्यों हुई थी, क्योंकि मेवाड़ में नई अदालतें खोली जा रही थी, और इन नई अदालतों की स्थापना के विरोध में ही नगर सेठ चंपालाल ने हड़ताल का आयोजन किया था 1 जनवरी 1864 को। और ये महाराणा शंभू सिंह के समय की घटनाएं हम पढ़ रहे हैं। तो चंपालाल की हड़ताल शंभू सिंह के काल में। हाँ, इनको हम इनके मैनेजमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानते हैं, यानी इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, इनका शासन इसी वजह से जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने अदालतों का अच्छा प्रबंध किया। दूसरा, पुलिस सवारों की तैनाती की ताकि जनता की सुरक्षा की जा सके। तीसरा, इन्होंने 1863 में शंभू रत्न नाम से एक स्कूल खुलवाई। इन्होंने अस्पतालों की स्थापना भी करवाई, जेलों की भी अच्छी व्यवस्था की। खेरवाड़ा और नीमच तक पक्की सड़कें बनना शुरू हो गई इनके समय में। सफाई व्यवस्था का भी अच्छा प्रबंध हुआ। निर्माण को हानि न होने की शर्त पर, भाई आप जो मंदिर है, मकान है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इनको तोड़ोगे नहीं, उस शर्त पर रेलवे को भी मुफ्त जमीनें दी। ये शंभू सिंह की घटनाएं पढ़ रहे हैं हम। 1868 में अकाल पड़ा, उस दौरान इन्होंने अनाज और अन्य राहत कार्य दिए। तो अनाज की भी मदद की थी इन्होंने, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह ने 1868 के अकाल के समय। मेयो के अजमेर दरबार में, लॉर्ड मेयो के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ना 1871-72 में, 70 से 72 तक, तो जब मेयो अजमेर आया तो अक्टूबर 1871 में उन्होंने दरबार सजाया था। तो उस दरबार में ये भी पहुंचे थे शंभू सिंह भी, और उनसे मुलाकात की। तो मेयो के दरबार में शामिल होने वाले मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह। अच्छा, 6/9/1871 यानी 6 सितंबर 1871 को ब्रिटिश सरकार ने इनके कार्यों से खुश होकर कर्नल ब्रुक को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, और इनको एक सम्मान या एक पुरस्कार दिया जिसे GCSI कहते हैं, यानी ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया।
GCSI ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का पुरस्कार पाने वाले पहले मेवाड़ महाराणा है महाराणा शंभू सिंह। आगे बढ़ते हैं। शंभू सिंह के बाद में महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884 यानी 10 वर्ष का शासनकाल है, 74 से 84। देखो, शक्ति सिंह बागोर के पुत्र थे ये, और ये भी जब महाराणा बनते हैं तब नाबालिग ही थे, यानी छोटे से बालक ही था। तो शासन कार्य वही रिजेंसी काउंसिल को सौंपा गया, है ना। देखो, 1877 में लॉर्ड लिटन जो भारत का गवर्नर जनरल था 1876 से लेकर 1880 तक, तो लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार सजाया था। तो दिल्ली दरबार में, लिटन के दिल्ली दरबार में सज्जन सिंह ने भाग लिया था। इसके अलावा 14 फरवरी 1878 को इन्होंने अंग्रेज कंपनी यानी वही लिटन के समय में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया था। इस वजह से नमक महंगा हो गया था और आम जन को बहुत असुविधा या कठिनाई हुई थी, क्योंकि नमक सबसे बेसिक आवश्यकता है और वही महंगा हो गया। तो नमक समझौता फरवरी 1878 में सज्जन सिंह के काल में। इसके समय की एक और प्रमुख राजनीतिक घटना है महेंद्रराज सभा की स्थापना, इसके समय हुई थी। और ये महेंद्रराज सभा क्या काम करती थी ये अभी देखते हैं। ये स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1880 और ये महेंद्रराज सभा प्रमुख कार्य था इसका शासन के प्रबंध, यानी शासन अच्छा कैसे चलाया जा सके और न्याय कार्यों के लिए न्याय कार्यों को बेहतर कैसे बनाया जा सके, यानी अच्छा इंसाफ कैसे मिल सके और अच्छा शासन कैसे चलाया जा सके, इनके ऊपर सुझाव देने के लिए महेंद्रराज सभा जो 20 अगस्त 1880 को स्थापित हुई थी वो सज्जन सिंह के काल में हुई थी। इनके समय में 1881 में जनगणना का काम भी शुरू हुआ था सज्जन सिंह के समय में। तो जनगणना के कार्यों से भीलों को ढंग से समझाया नहीं, तो भीलों को समझ में नहीं आया जनगणना के उद्देश्य और भीलों ने उपद्रव मचा दिया था जिसे बड़ी निर्ममता से कुचला गया था। तो ये सज्जन सिंह के ऊपर भी ये एक आरोप है कि इन्होंने भीलों का दमन किया था। अच्छा, 23 नवंबर 1881 को शंभू सिंह के बाद में ये दूसरे हैं वही पुरस्कार पाने वाले GCSI ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड, और ये लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था। उनको तो प्रतिनिधि कर्नल ब्रुक आके देके गया था शंभू सिंह को तो, लेकिन इनको खुद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देके गए हैं लॉर्ड रिपन। तो लिटन के बाद में रिपन आए थे 1880 से 1884 इनका जीवन काल था, शासनकाल था रिपन का। तो रिपन ने इनको GCSI पुरस्कार दिया था। तो ये तो थी सज्जन सिंह की राजनीतिक घटनाएं। अब बात करते हैं एक युग पुरुष के रूप में महाराणा सज्जन सिंह का काल। युग पुरुष के रूप में सबसे पहले, हाँ भाई, यहां से उदयपुर में सज्जन सिंह ने सफाई और रोशनी की व्यवस्था करवाई थी, यानी लाइट वगैरह लगवाई थी उदयपुर में रात को, ताकि आदमी आराम से चल सके। सड़कों के किनारे इन्होंने वृक्ष लगवाए। उदयपुर में सज्जन निवास बगीचा लगवाया। एक एजुकेशन समिति बनाई, उसकी नियुक्ति की, और उस समिति की सिफारिशों पर उदयपुर में हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल, गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स और दवाखाने, यानी अलग अलग जिलों में एक एक स्कूल है और वहां भी हॉस्पिटलों की व्यवस्था की गई। और उदयपुर में ये सब काम, हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल, गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स, ये उदयपुर में इस एजुकेशन कमेटी की सिफारिशों पर। अच्छा, सज्जन सिंह के काल में उदयपुर में सज्जन यंत्रालय स्थापित हुआ था, जो उदयपुर की पहली प्रिंटिंग प्रेस है, छापा खाना कह सकते हैं आप। इसके अलावा उदयपुर में 7 दिनों में चलने वाला एक अखबार, जो यानी प्रत्येक 7 दिन बाद में उसकी नई कॉपी आती थी, साप्ताहिक पत्र, जिसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर, तो इसका प्रारंभ हुआ। उदयपुर में सज्जन अस्पताल खोले गए, वॉल्टर जनाना हॉस्पिटल खोले गए, सज्जन वाणी विलास नामक एक पुस्तकालय खोला गया, एक लाइब्रेरी सज्जन वाणी विलास के नाम से, वाणी विलास यानी लाइब्रेरी। नया लैंड रेवेन्यू एक्ट, नया भू राजस्व बंदोबस्त शुरू हुआ। सज्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। तो ये एक प्रमुख घटना है। महेंद्रराज सभा भी इनके समय में ही है। महेंद्रराज सभा जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1880 में अभी पढ़ा था अपन ने, और इसके बाद में अब है देश हितैषणी सभा की स्थापना भी सज्जन सिंह के काल में हुई थी 2 जुलाई 1877।
हाँ भाई, दयानंद सरस्वती ने जो एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, तो दयानंद सरस्वती सज्जन सिंह के काल में उदयपुर आए थे और इस सत्यार्थ प्रकाश की जो भूमिका है ना, तो इस ग्रंथ की भूमिका इन्होंने उदयपुर में लिखी थी। सज्जन सिंह के लिए एक बहुत अच्छा, सज्जन सिंह को एक बहुत अच्छे कार्य के लिए जाना जाता है। इन्होंने मेवाड़ इतिहास को लिखवाने के लिए एक इतिहासकार को नियुक्त किया था, श्यामल दास को, और श्यामल दास की नियुक्ति की थी। बाद में इन्हीं श्यामल दास ने वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा था, जो किसकी पहल थी? ये सज्जन सिंह की। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने नियुक्त किया था श्यामल दास को। आगे बात करते हैं। अब दो ही महाराणा बचे, एक फतेह सिंह और एक भूपाल सिंह, तो धैर्य रखें। हाँ, महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1921 एडी। ये देखो, शिवरत्ती एक ठिकाना है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये शिवरत्ती। तो शिवरत्ती के ठाकुर साहब थे दल सिंह, इनका पुत्र था ये, और ये महाराणा थे ना जो सज्जन सिंह, उनके द्वारा गोद लिया गया था। तो गोद लिया हुआ पुत्र है, और ये पुत्र का नाम है महाराणा फतेह सिंह। देखो, महाराणा फतेह सिंह के समय देवाली बांध की नींव रखी गई, और ये प्रिंस कैनोट यानी राजकुमार कैनोट के हाथों, ये प्रिंस कैनोट वही ब्रिटेन के एक इलाके को कैनोट, प्रिंस कैनोट के हाथों इस बांध की नींव रखी, और इस आधार पर इस बांध का नाम इन्होंने रखा, फतेह सिंह ने क्या रखा? कैनोट बांध। बाद में कैनोट ने, प्रिंस कैनोट ने महाराणा से आग्रह किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये आपके नाम से रखा जाना चाहिए। तो इसको फतेह सागर डैम, कैनोट ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? फतेह सागर डैम कर दिया। तो कैनोट बांध कर दो, देवाली बांध कर दो, फतेह सागर बांध कर दो, तीनों एक ही बात है। हाँ भाई, फतेह सिंह के समय 1893 एडी में नया भू बंदोबस्त लागू किया गया था, और ये भू बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? विंगेट के द्वारा। तो महाराणा फतेह सिंह के समय विंगेट का भू बंदोबस्त लागू किया गया। अब देखो, इस भू बंदोबस्त की एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये सामने लिखी हुई है, देखना ध्यान से। इसके तहत क्या होता था? इस भू बंदोबस्त के तहत 1 रुपए के भू राजस्व पर 1 आना, यानी 1 रुपए में कितने आने होते हैं? 100 आने। तो हम यो कह सकते हैं दूसरे तरीके से, 1 रुपए पर 1% सेस लगाया गया, अधिभार लगाया गया। और ये जो 1% अधिभार है, या 1 आना कर दो या 1% कर दो, तो इस 1% अधिभार को किस पर खर्च करना था? इस राशि को हॉस्पिटल और शिक्षा पर खर्च किया जाना तय किया गया। तो विंगेट का भू बंदोबस्त यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम विंगेट का किसके समय में? महाराणा फतेह सिंह के समय में। इनके समय की कुछ और प्रमुख घटनाएं हैं। 1899 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह के समय मेवाड़ में अकाल पड़ा था, और मेवाड़ की आबादी 18,45,000 से घटकर 10,18,000 ही हो गई थी, यानी लगभग 8 लाख लोग अकाल से मर गए। जिस राज्य की टोटल जनसंख्या 18 लाख हो, और 18 लाख से घटकर 10 लाख रह जाए, तो आप प्रतिशत में निकालना कितने प्रतिशत लोग अकाल से मर गए हो। तो सबसे भयंकर अकाल महाराणा फतेह सिंह के काल में आया है। हाँ भाई, इनके समय की एक और घटना है। 1903 में ये दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए इनको न्योता आया था। तो ये दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए, और तभी इनके हाथ में चेतावनीरा चूंगट्या नामक एक कविता इनके हाथ लगी। और ये चेतावनीरा चूंगटा कविता किसने लिखी है? केसरी सिंह बारठ ने। ये शाहपुरा है, भीलवाड़ा का एक कस्बा है शाहपुरा, वहां के चारण कवि है केसरी सिंह बारठ। उस समय के चारण कवि थे केसरी सिंह बारठ, और प्रसिद्ध परिवार था जिसका वीरता में भी नाम हम पढ़ेंगे आगे। तो उसी परिवार के प्रमुख केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चूंगट्या नामक कविता लिखकर इनको भेजी। तो दिल्ली जब उतरे ये ट्रेन से, तो दरबार में शामिल होने से पहले इसको पढ़ा, और इसको पढ़कर ये बिना शामिल हुए ही रिटर्न हो गए, वापस मेवाड़ आ गए। बहुत बहादुरी या वीरता रस में लिखी गई कविता है ये, आप भी एक बार गूगल कर लेना, मिल जाएगी। इनके कार्य ऐसे थे, तो अंग्रेज गवर्नमेंट इनके कार्यों से अप्रसन्न हुई, और 1921 में इन्हें पद से हटाकर इनके लड़के को, जिनका नाम महाराणा भूपाल सिंह है, उसको राजकार्य सौंप दिया। तो आगे अब कुछ ही मिनटों की बात है। नेक्स्ट महाराणा भूपाल सिंह, जो इन्हीं के पुत्र हैं, और इनको मृत्यु से पहले ही हटा दिया गया है। आगे चलते हैं। महाराणा भूपाल सिंह 1930 से 1948 एडी, क्योंकि 1930 में फतेह सिंह की मृत्यु हुई है। वैसे इनका राजकार्य तो 1921 से शुरू हो गया था ना।
अनौपचारिक रूप से 1921 से ही राजकार्य करने लग गए थे, जैसा हमने पढ़ा है। फतेह सिंह को हटा दिया था और इनको भूपाल सिंह को बना दिया था। ये सिसोदिया वंश के अंतिम राजा थे। तो अंतिम मेवाड़ के अंतिम महाराणा कौन? भूपाल सिंह। राजस्थान बनने के बाद राजस्थान के पहले और एकमात्र महाराज प्रमुख बनाया गया। तो ये देखो, इनको राजस्थान का जब बाद में राजस्थान का एकीकरण हुआ और आज का जो राजस्थान राज्य है ये बनने की जब प्रयास शुरू हुए तो इनको महाराज प्रमुख बनाया गया, जो राजस्थान के पहले और एकमात्र यानी अकेले महाराज प्रमुख थे। इसके बाद में ये पद भी समाप्त हो गए और फिर आज के वाले पद बनने लग गए थे। कौन से? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये वाले पद, ये राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये पद खत्म हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार और भी अच्छी ऊर्जा और अच्छी जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपके आने वाले कंपटीशन की तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।